आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और ये हमारी पहली वीडियो है पीएचडी सीरीज़ की। तो हमारे साथ ऋषभ हैं जो आईएम रायपुर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे पीएचडी में वो आए और क्या इंटरेस्ट है और आप लोग उनसे क्या सीख सकते हैं अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ऋषभ से पूछूंगा कि आप अपने थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं और थोड़ा बताएं कि कैसे आपने पीएचडी परस्यू करने का सोचा फाइनेंस में। तो आफ्टर माय ट्वेल्थ मैंने अपना बैचलर बीकॉम ऑनर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। फिर कोविड आ गया, फिर मुझे मास्टर्स करनी थी। मैंने फिर क्या कहते हैं एम कॉम किया। अच्छा। वो मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, बेंगलोर से। हाँ। अच्छा। वहाँ मतलब मैं कहूँगा कि वहाँ एक चीज़ होती थी टीचिंग प्रैक्टिस करके। वहाँ पे मेरा मतलब टीचिंग की तरफ थोड़ा मतलब इंटरेस्ट डेवलप हुआ और रिसर्च की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो ये मतलब मुझे मेरी आई थिंक मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही पता था कि मुझे पीएचडी परसू करनी है। कहाँ से करनी है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन यही होता है गूगल खोलते हो तो थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो पता चला कि एक यूजीसी नेट करके एक एग्ज़ाम होता है, देना होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता किया, तो देखा तो पता चला कि ये एग्ज़ाम आप देते हैं जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने वो दिया था और थोड़ी मतलब भगवान की कृपा रही कि वो मेरा क्या कहते हैं मेरे मास्टर्स के फाइनल ईयर में क्लियर हो गया था। उसमें भी मैं सोचा, मैंने इनिशियली यही था कि मैं क्राइस्ट में मास्टर्स मेरी हो रही है और मैं यहीं से अपनी पीएचडी भी परसू कर लेता हूँ। मैंने देखा कि आईएम आईआईटीज़ और मतलब और भी बहुत मतलब अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे पीएचडी ऑफ़र होती है। और मतलब मेरा जीआरएफ भी था, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी जगहों पे एलिजिबल था। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब वो प्रोसेस चालू हुआ। और तो आपने जो है आईएम रायपुर को क्यों चुना, मतलब और क्या क्या ऑप्शन थे आपके पास चुनने के, मतलब और आईएम के इंटरव्यूज़ भी आपने दिए होंगे, तो आईएम रायपुर ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? मैंने इंटरव्यूज़ तो बहुत जगहों के दिए। मैंने लखनऊ का दिया था और मैंने अहमदाबाद का दिया था। वहाँ मैंने दूसरे डिसिप्लिन का भी दिया था, लेकिन एक मतलब मुझे शुरू से मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट ज़्यादा ही रहा है। मतलब मैंने पूरी अपनी जब मास्टर्स पढ़ी थी उसमें भी मैंने मेजर अपने सारे फाइनेंस के ही पढ़े। मेरी बीकॉम ऑनर्स में भी मुझे फाइनेंस के मेजर्स पढ़ने को मिले थे, मैंने वो किए थे। मुझे मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो वहाँ पे एक बीएससी का फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स होता था, वो भी मैंने किया था। मतलब मुझे फाइनेंस पढ़ना था ये मुझे शुरू से ही पता था। अगर मतलब वो नहीं मिलता है तो मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो मैं मार्केटिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाऊँगा। अच्छा। तो वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, जैसे आपने बोला आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है, हाँ। तो आप क्या मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या 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 रूट हैं एक आईएम में पीएचडी में एंटर करने के लिए? रूट देखिए, आईएम में पीएचडी एंटर करने के बहुत सारे रूट हैं कि मतलब आपको यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं कि मतलब आपने कैट दिया है उसमें आपका एक सर्टेन परसेंटाइल के ऊपर आया, आपने यूजीसी नेट दिया है वो आपका क्लियर हुआ है, आपने गेट दिया है तो उससे आप क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि आप किस एरिया में पीएचडी करना चाहते हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या है, क्या आप ऑपरेशंस में कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, ओबी एंड एचआर में कर रहे हैं। बहुत मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं और थोड़ा बहुत मतलब 80% फील्ड सब में सेम रहते हैं, लेकिन कुछ आईएम्स में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है इन द डिपार्टमेंट्स जो अवेलेबल होते हैं। तो अब वहाँ कुछ में थोड़ा ज़्यादा रिगरस होता है, जैसे कि कुछ में आपको सिर्फ यूजीसी नेट चाहिए, लेकिन कुछ आईएम्स में आपको यूजीसी नेट विद जेआरएफ चाहिए। ओके। तो बेसिकली उसके लिए आपको फिर एसओपी वगैरह लिखनी पड़ती होगी, हाँ या हाँ। मतलब कैसे आप मान लीजिए आपने यूजीसी नेट कर लिया, उसके हाँ। बाद का प्रोसेस क्या है कि आप एसओपीज भेजेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? मैं बताता हूँ मेरा 23 में, हाँ। जब 2023 में जब मेरा प्रोसेस हुआ था तो आई हैड फिल्ड द फॉर्म फॉर आई थिंक 6 और 7 इंस्टीट्यूट्स। उसमें लखनऊ था, रायपुर था, बोध गया था और एक दो और थे, इस वक्त मुझे मैं रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ। तो असेंशली द प्रोसेस इज़ 80% सेम। जैसे कि आपको सब में एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट लिखना है आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपका आपने क्या पढ़ाई की है, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपका इंक्लिनेशन है। और उसके बाद आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है कि मतलब एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको डिफाइन करना होता है कि आपको इस एरिया में
कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा लगता है कि यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन दैट टॉपिक और यू वांट टू हैव अ स्ट्रेंथ इन दैट टॉपिक। और अगर आपने उस टॉपिक से पहले ही कुछ मतलब उसकी ओरिएंटेशन ली है, कुछ कोर्स किया है या उस पर पहले से आपने कोई रिसर्च की है, उसके बारे में आपको लिखना होता है और उसके बेसिस पे आपका एक एवेल्यूएशन होता है। आप एवेल्यूएशन में शॉर्टलिस्ट होते हैं, तब जाके आपका एक आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं। दैट इज़ असेंशली उस टाइम मतलब ये प्रोसेस था। हालांकि अभी जैसे हम रायपुर में हैं तो अभी यहाँ पे इन्होंने रिटन टेस्ट का भी क्राइटेरिया ऐड कर अच्छा, दिया है। एसओपी के बाद, शॉर्ट लिस्ट के बाद, मान लीजिए आपने एसओपी भेजा, एप्लीकेशन भेजा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, हाँ उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब हाँ आप अंदर आएंगे। हाँ। ओके, तो एसओपीज में अगर हम देखते हैं, जैसे जनरली लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए एसओपी लिखते समय, और कितना रिगरसली हमें लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए एसओपी के लिए आपके, उसके बारे में देखिए, थोड़ा बताइए। मैं मतलब जितना मैंने देखा है, जितना मैंने लोगों से बातें की हैं, मुझे और मतलब जितना मेरा फैकल्टीज़ के साथ भी यहाँ इंटरेक्शन हुआ है, हम्म। सो इट इज़ जनरली मतलब एक्सपेक्टेशन एक एसओपी से ये होती है कि थोड़ा मतलब वो क्लियर रहेगा कि अगर कोई टॉपिक मेरे दिमाग में है तो मैं उसके बारे में क्लियरली लिख पा रहा हूँ कि वाई एम आई चूजिंग दिस टॉपिक, वाई इज़ दिस टॉपिक रेलिवेंट, कि मतलब क्या ये टॉपिक इतना वायबल है कि मैं इस पे एक अपनी पूरी पीएचडी बिल्ड कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि जनरली हम लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि मान लीजिए आपने कोई एसओपी लिखा है, वो शॉर्टलिस्ट होता है, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि बाद में आफ्टर 1.5 year ऑफ कोर्स वर्क हेयर इन पीएचडी आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, आपका सोचने का तरीका चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल ऑल्सो हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट डेवलपिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब ये चीज़ भी हो सकती है देन यू वुड थिंक कि हाँ मतलब एक्सपेक्टेड यही होता है कि आप एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एसओपी ना ड्राफ्ट करें, आप अपनी बातों को सिंपली प्रपोज करें कि आपके मन में क्या रिसर्च प्रपोजल है। अगर आप उसको ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं या थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मतलब उल्टा पड़ जाता है वो अच्छा, चीज़। इंटरव्यू में आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ कि जैसे वहाँ पे इंटरव्यू में होता है कि अगर आपने एक एक वर्ड वहाँ लिखा है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप उस एक एक वर्ड को जस्टिफाई करें। ओके। और ज़्यादा मतलब यहाँ मैंने देखा है कि कुछ कई बार कुछ एप्लीकेंट बहुत ही मतलब एकदम ओवर द टॉप मेथडोलॉजी डाल देंगे जिसके बारे में उनको ठीक जब उनको बेसिक स्टैट्स की नॉलेज नहीं होती है तो भी वो डाल देते हैं। यहाँ एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप अपने बेसिक्स के साथ क्लियर होके आएँ। ये लोग आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू शुड हैव अ वेरी मतलब आपके पास नॉलेज नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा एडवांस मेथडोलॉजी की, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे कोई फाइनेंस में पीएचडी करना चाहता है, हाँ तो उसे पहले से किन किन टूल्स पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस इज ऑल अबाउट डेटा। हाँ। तो उस वो किस किस टूल्स पे खुद को प्रिपेयर करके आए बिफोर ज्वाइनिंग द पीएचडी, ताकि उसकी जो पीएचडी जर्नी है थोड़ा इजी रहे कंपैरेटिवली। मैं अपना मतलब ये आंसर मुझे लगता है मैं अपने बायस के हिसाब से थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मतलब मैंने जैसे यहाँ आने से पहले फाइनेंस के एड ऑन कोर्सेज किए थे और मैंने क्या कहते हैं फाइनेंस के मेजर्स भी अपने मास्टर्स में किए हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उससे ज़्यादा जो मुझे काम आया है वो एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग इन ओवरऑल डिसिप्लिन्स होनी चाहिए कि मतलब आप अपने बेसिक्स को क्लियर रखें। जैसे स्टैट्स में आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इन सब्जेक्ट्स में आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईएम की जो पीएचडी होती है दे आर हैविंग अ कोर्स वर्क कंपोनेंट। दैट कोर्स वर्क कंपोनेंट में जो फर्स्ट ईयर होता है हाँ। उस फर्स्ट ईयर में आपसे एक्सपेक्टेड होता है दैट यू विल ऑल्सो बी स्टडिंग द पीजेपी कोर्सेज, दैट इज़ द एमबीए कोर्सेज। तो बेसिकली आप एमबीए कर रहे हैं अपने कोर्स वर्क में, और फिर हाँ पीएचडी के रिसर्च में एंटर हाँ कर रहे हाँ हैं एमबीए हाँ करने के बाद। हाँ। ओके। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि मतलब जो टाइप ऑफ कोर्स होता है, जैसे मान लीजिए एमबीए का कोर्स है, एमबीए के कोर्स में यूजुअली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमें पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज है कि हम क्लास में जाएंगे, वहाँ पे हम एमबीए के स्टूडेंट्स के साथ ही बैठते हैं और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो टॉपिक के बारे में बेसिक्स बताते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, क्विजेज होती हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब आप पीजीपी की कोर्सेज से पीएचडी कोर्सेज यानी एफपीएम के कोर्सेज में, यहाँ पे एफपीएम कहते हैं दैट इज़ फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो जब आप वहाँ पे शिफ्ट करते हैं देन द वे द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड इज़ डिफरेंट। वहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेड है ठीक है अब आपने बेसिक्स पढ़ लिए, लेट अस एक्सपैंड व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट एंड व्हाट वाज बिफोर दैट, कि मतलब आपको पहले क्या क्या थ्योरीज आई हैं जिसकी वजह से सब्जेक्ट्स बने उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं और इनके इनके ऊपर आगे जो रिसर्च हो रही है
वो किस मेथडोलॉजी से हो रही है, ये आपको बताया जाता है। अच्छा, तो क्या कोई टूल, कोई कोर्स या कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे जिसे प्रेफर करना चाहिए अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाह रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, आईआईएम में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए? अगर अगर मतलब कोई पीएचडी आईएम में परसू करना चाहता है तो आई वुड नॉट से कि मतलब एक कोई बुक एकदम ऐसे बाय हार्ट कर लो। मैं ये कहूँगा कि आप अपना डिसिप्लिन देखें, आप ये देखें कि आपको रिसर्च किस एरिया में करनी है। आपको अगर मार्केटिंग में करनी है तो यूजुअली कोई ना कोई आपको फिलिप कोटलर सजेस्ट कर ही देगा। हाँ। आपको अगर फाइनेंस में करनी है, कोई ना कोई आपको अश्वत्थ दामोदरन बता ही देगा। तो इट्स नॉट दैट कि मतलब बुक्स की कोई कमी होगी। यू विल बी रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। रीडिंग इज़ असेंशली अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ योर पीएचडी जर्नी। तो उसके बारे में तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, आप अपने बेसिक्स पे काम करो। और जैसे टूल्स की आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत, मैंने क्या कहते हैं पाइथन पे थोड़ा बहुत काम किया था यहाँ आने से पहले। एक्सेल के 2-3 कोर्सेज मैंने किए थे। यहाँ आने के बाद ऑल दैट वेंट डाउन द ड्रेन, क्योंकि मुझे स्टेटा सीखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो स्टेटा से फेमिलियर थे। सो यू नेवर नो कि कौन सा टूल आपको सीखना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट इज़ ओके। क्योंकि जब आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू बी वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एंड वेंचरिंग इन अ प्लेस यू आर नॉट फेमिलियर विद। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना सीखना पड़ता है। ओके, तो अभी जैसे आईएम के फॉर्म निकले हुए हैं, आप लोग भर सकते हैं। 10th में लास्ट डेट है रायपुर की, बेसिकली बाकी आईएम्स के भी हैं, आईएसबी के हैं। तो मैं अब आपके थोड़े लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट डज अ टिपिकल डे फॉर अ स्कॉलर हियर इन आईएम रायपुर। मतलब मैं ये कहूँगा कि टिपिकली, जैसे मैं बताता हूँ, राइट नाउ आई एम इन माई सेकेंड ईयर। अगर हम मान लेते हैं पहले हाँ, दो ईयर का क्या हाँ, टिपिकल मैं डे था? वही उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि सो द वन आई वुड से 1.5 years ऑफ माई PhD आर प्योरली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हैविंग क्लासेस। सो बेसिकली एमबीए क्लासेस। MBA क्लासेस में मेरी फर्स्ट ईयर में होती थी, और मेरी सेकेंड ईयर में PhD की क्लासेस होती, मतलब जो मेरा PhD का कोर्स वर्क होता है। तो अब जैसे फर्स्ट ईयर में यही होता था कि मतलब सुबह 9 बजे हम लोग कैंपस में आ जाते हैं और 9 से 5 तक क्लासेस होती रहती हैं। हम लोग MBA के स्टूडेंट्स के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। जो जो असाइनमेंट्स हमें बनाने को दिए जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, उसके असाइनमेंट होते रहते हैं। तो आई फील कि दैट कंपोनेंट गोज आउट वेरी स्मूथली। इट इज़ वेरी सिमिलर टू डूइंग एन MBA। ओके। उसके बाद धीरे धीरे एज द जो ट्राइमेस्टर होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो द नंबर ऑफ PhD कोर्सेज वी आर डूइंग दैट इंक्रीजेस। एंड दैट आई वुड से कि मतलब मुझे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रिगर थोड़ा ज़्यादा लगा है, थोड़ा मुझे एफर्ट अपनी तरफ से ज़्यादा डालना पड़ा है। क्योंकि उन कोर्सेज में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 100% आपको क्लास में नहीं बताया जाएगा। आपको अपने साइड से सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एफर्ट देना पड़ेगा। कि मतलब क्लास में अगर कोई चीज़ बताई गई है, आपको जाके खुद से उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर वो कोई, जैसे कोई रिसर्च पेपर, कोई थ्योरी बताई गई है, तो आपको जाके उससे रिलेटेड 1-2 पेपर खुद देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि ये थ्योरी क्या कहती है, किस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है। कोई अगर मेथड पढ़ाया गया है तो आपको बार बार जाके चेक करना पड़ेगा कि अगर चलो ठीक है ये सीख लिया, अब इसको खुद कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि कोई चीज़ सीख के खुद अप्लाई करना, दैट इज़ मैं कहूँगा थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। बट आई वुड से कि मतलब 1.5 साल मेरा प्योरली स्ट्रक्चर्ड रहा है। कि मतलब मुझे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे जो हम लोग यहाँ टाइमिंग होती है, वहाँ पता होता है कि मतलब क्या काम यूजुअली करना है। तो अब जैसे मान लेते हैं आपने पीएचडी कर लिया, उसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है? मान लीजिए एक तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, हाँ, और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं एक फाइनेंस पीएचडी ग्रेजुएट के लिए? करियर ऑप्शंस आई वुड से कि मतलब दोनों साइड में, दैट इफ़ यू वांट टू गो इनटू टीचिंग और इवन इफ़ यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, देन यू कैन ऑलवेज enroll as a professor, or you can also go to a research institute. You can always have options outside India also, if you क्या कहते हैं, जैसे एक पोस्ट डॉक्टोरल चीज़ होती है। सो दैट इज़ अनदर एजुकेशनल डिग्री विच यू कैन गेट। आप चाहें तो फॉरेन से कर सकते हैं, या आफ्टर कंप्लीटिंग योर PhD यू कैन ऑल्सो pursue it from premier institutes in India. That is always there. Otherwise, as a finance PhD, that is I would say one of the advantages of being a finance PhD student, that you can always look at corporate jobs also, like jobs of a data analyst, a finance researcher in different companies. So I would say कि मतलब ये एक चीज़ होती है that after your PhD is over, you are pretty much, आपको मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करें,
बट यू विल, और मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक है, यू विल क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ की पीएचडी हमें स्टाइपेंड देती है, तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि यहाँ से निकलने के बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ दे विल बी रीचिंग आउट टू अस और गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। थोड़ा सा आपको खुद ही वहाँ देखना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब क्या क्या जैसे आपको पर्क्स मिलते हैं पीएचडी करने के, कि स्टाइपेंड हाँ, कितना है ना, या अदर स्टाइपेंड के अदर्स क्या पर्क्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको आईएम रायपुर या डिफरेंट आईएम प्रोवाइड कर रहे हैं? बेसिकली हम आईएम रायपुर पे फोकस करते हैं क्योंकि आप यहाँ खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिल रहा है एज ए स्कॉलर? नहीं जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स का मैं आपको बता और देता हूँ फीस कि कितनी है बेसिकली यहाँ? फीस कुछ नहीं है, फीस फीस नहीं है बेसिकली। फीस नहीं है हाँ। पीएचडी में। जितने भी मतलब आईएम्स में तो फीस नहीं होती है। यू आर सपोज टू पे अमाउंट ऑफ आई थिंक 30 or 35,000 विच इज़ अ रिफंडेबल डिपॉजिट विच विल बी गिवन बैक टू यू आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ 4 years, डिपेंडिंग कि आपने कुछ और मतलब फाइन वाइन नहीं इम्पोज करवाया है अपने ऊपर, जो अभी तक तो नहीं लगा है। तो उसके बाद स्टाइपेंड एज ऑफ नाउ मेरा 35,000 है। हाउएवर हम लोग को मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब जो आगे के इंस्टीट्यूट की एडवर्टीजमेंट्स गई है, सो वी हैव बीन इन्फॉर्म फ्रॉम दैट नोटिफिकेशन कि येस द स्टाइपेंड इज गोइंग टू इंक्रीज टू 50,000 फॉर द फर्स्ट 2 years। सो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। बाकी स्टाइपेंड के अलावा अदर perks are there, that there is bachelor accommodation is there. Then apart from that there is a contingency grant, that is grant which is basically there for getting any stationery और लैपटॉप्स? लैपटॉप के लिए अलग से होती है, दैट अच्छा। देयर इज़ अ 50,000 रुपीज़ राइट नाउ। जब मतलब ये इंटरव्यू हो रहा है तब एक 50,000 की ग्रांट अवेलेबल होती है फॉर अ वन टाइम परचेज ऑफ लैपटॉप। और मतलब जो कंटिजेंसी ग्रांट होती है दैट इज़ गिवन टू यू ओवर अ कोर्स ऑफ 3 years। उसमें आपको, आप चाहें तो बुक्स, कॉपीज़, स्टेशनरी का आइटम्स, और मतलब कोई पेन ड्राइव वेन ड्राइव लेनी है, ऐसे मतलब कुछ जो मतलब ऑफिशियल आपके पीएचडी के यूज़फुल रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप वो ग्रांट को अवेल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ईयर से ये 50,000 पहले 2 साल के लिए हाँ, स्टाइपेंड होने वाला हाँ, है एज पर द एडवर्टीजमेंट ऑफ यस, कॉलेज। यस, एंड सेकेंड ईयर से 55, यस, और प्लस आपको एकोमोडेशन मिल रहा हाँ, है, स्टेशनरी और सबका ग्रांट्स मिल हाँ, रहा है, रिसर्च आपको रिसर्च के लिए भी ग्रांट मिल रहा हाँ। है।